ठीक है गाइस, मैंने कल कहा था तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 से 10 तक हमने कर लिया था। मैंने बोला था 11 से 30 तक आपको लिखना है, ठीक है। तो होपफुली तुम लोगों ने लिख लिया होगा। तो एक बार देख लेते हैं, उसमें कोई गलती तो तुमने नहीं की है। तो आई एम गोइंग टू वी आर गोइंग टू डिस्कस कि 11 से लेकर 30 तक किस किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा, और अगर उसमें कोई एक्सेप्शंस है तो उसके बारे में हम बात करेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली लिखने का जो तरीका है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट 11वां कौन सा था, 11 NA, ठीक है। तो इसके लिए तुम लिखोगे 1s2 2s2 2p 6 और 3s1, ठीक है ना। तो अगर तुम ध्यान से देखो, ये किसके करस्पॉन्डिंग है, नियॉन के, ठीक है। तो नियॉन के करस्पॉन्डिंग ये है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 3s1, ठीक है। तो ये थोड़ा शॉर्ट बना देता है, इसलिए इस तरीके से हम लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सीक्वेंस देख रहे हो कैसी है, एक सीक्वेंस लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये हर बार इसको हम S P S P S P S D S P, इसको हम रिफ़र करेंगे क्या सीक्वेंस है। देखो S S P, तो पहले 10 के लिए ये यूज़ होती है 1s 2s 2p 1s 2s 2p, ठीक है। इसके बाद होगा 3s 3p 4s 3s 3p 4s, ठीक है। dps होगा, dsp नहीं, dps, ठीक है। कैसे होगा देखो, ये तुम्हारा Na हो गया। mg की अगर हम बात करें तो mg की अगर कैसे लिखा जाएगा भाई, mg विल बी रिटन एज z NE, इसमें 3s1 था, 3s2 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया। अच्छा, इसमें अगर मैं बोलूँ अनपेयर्ड कितना था, 1 था, इसमें अनपेयर्ड कितना है, 0। तो जब मैं अनपेयर्ड लिख रहा हूँ तो उससे तुम्हें उसके स्पिन का भी पता चल जाएगा और उसके स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का भी पता चल जाएगा। तो हालांकि मैं लिख नहीं रहा हूँ बार बार यहाँ पे, यू विल गेट द जिस्ट ऑफ इट, ठीक है जी। इसी तरीके से हम आगे के लिखते हैं AL का Z = 13। अच्छा, अब जो 6 हैं आगे के, उनका सिमिलर सा है, तो उनको पहले एक बार लिख लेता हूँ। आलसी प्लस कल R, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो Z = 14 है, Z = 15, Z = 16, Z = 17, Z = 18, ठीक है। ध्यान से इसको देखते चलो। यहाँ पे क्या आएगा, Ne 3s2 3p1, यहाँ पे आएगा Ne 3s2 3p2, यहाँ आएगा Ne 3s2 3p3, यहाँ आएगा Ne 3s2 3p4, यहाँ आएगा Ne। देखो इसमें तो मैं तुम्हें कल बता ही चुका हूँ कि ये जो इसका P वाला आएगा, P वाले में इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भरा जाएगा, ठीक है। कल हम देख ही चुके हैं इस बात को कि यहाँ पेयरिंग नहीं होगी, यहाँ आएगा, ठीक है। जब तीसरा आएगा तो फिर पहले यहाँ आएगा, और फिर उसके बाद जाके जब ये तीनों एक सिंगल भर चुके हैं, उसके बाद जाके यहाँ पर पेयरिंग शुरू होगी। तो ये जस्ट दिखाने के लिए बोल रहा हूँ, लिखने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। किसी को अगर याद रखना हो बाद में के लिए तो वो लिख सकता है, ठीक। 3s2 3p6, ये तुम्हारा आर्गन का हो गया, ठीक है, आर्गन का हो गया। गॉट इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट। इसमें देखो सीक्वेंस तुम्हारी ये वाली आ चुकी है, S और P, क्लियर है। अच्छा, अब मैं आर्गन के बाद अगर लिखूँगा तो क्या आता है, क्रिप्टॉन कह रहा हूँ, वो पोटाशियम। पोटाशियम इज Z = 19 और कैल्शियम
z इक्वल्स टू 20, ठीक है। Ne, अब देखो सॉरी Ne नहीं, ये जो है ये पूरा का पूरा किसके करस्पॉन्डिंग है, Ar। तो अभी Ar जो है दिस इज़ दी नोबल गैस, है ना। तो हम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जैसे यहाँ पे था इसके करस्पॉन्डिंग हमने Ne लिख लिया, तो नोबल गैस थी, नोबल गैस बाकी सब। फिर यहाँ पे भी नोबल गैस है, उसके आगे का बात होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा Ca Ar4s2, ठीक है जी। तो यहाँ कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, एक मिनट, यस 20 तक हो गया। अब आगे की बात कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे स्कैंडियम की। स्कैंडियम का मतलब हुआ z इक्वल्स टू 21, इसमें भाई Ar तो आ ही रहा है, अच्छा 4s2 आ चुका है और 3d1 आएगा, ठीक है। क्लियर होगी ये बात। लेकिन अच्छा इसमें मैंने यहाँ पे ना वो नहीं लिखे थे अनपेयर्ड, अनपेयर्ड यहाँ पर 1 है, यहाँ पर अनपेयर्ड 2 है, यहाँ अनपेयर्ड 3 है, यहाँ अनपेयर्ड 2 है, यहाँ अनपेयर्ड 1 है, यहाँ अनपेयर्ड 0 है, यहाँ अनपेयर्ड 1 है, यहाँ अनपेयर्ड 0 है। तो ये भी चाहे तुम लिख लेना, यहाँ पे स्पिन और उसका मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट सबका लिखते हुए चले जाना, ठीक है। तुम्हें फॉर्मूला पता है n×n+2 का अंडर रूट बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। लेकिन इसको कभी भी ऐसे नहीं लिखते, अगर कभी भी दर्शाना होगा, तुम्हें लिखना होगा, कहीं पे आंसर लिखना होगा, तो तुम्हें हमेशा ऐसे लिखना होगा। क्यों? बिकॉज ये तुम्हारा इनर शेल का है, ये थर्ड शेल का है, और 4 किसका है, 4s किसका है, फोर्थ शेल का है, ठीक है। तो हमेशा इस तरीके से लिखा जाएगा, गॉट दिस, ठीक है। तो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन विल बी रिप्रेजेंटेड एट द एंड, तो ये लिख लो। while writing the electronic configuration, while writing the electronic configuration, while writing the electronic configuration, the outermost shell, the outermost shell orbital और सबशेल, ये outermost shell का सबशेल या ऑर्बिटल जो भी कहना चाहो वो है, is written at the end of the electronic configuration. भरते वक्त तुम्हारा हाव-भाव प्रिंसिपल तो फॉलो होगा, लेकिन जब रिप्रेजेंट करोगे तो इस तरीके से करोगे, ठीक है। सब पहले करते चलते हैं। अब देखो शक, अच्छा इसमें n इक्वल्स टू कितना है, UP इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे तुम भी कर सकते हो आगे, ठीक है। तो अच्छा अब बात करेंगे शक्ति, Ti z इक्वल्स टू 22। यहाँ पे अगर तुम देखो तो हम इसको भरते वक्त कैसे लिखेंगे, 4s2, क्योंकि ये तो फिल पूरा भर चुका है, ये 3d2 आएगा, लेकिन इसे लिखते वक्त हम लिखेंगे 3d2 4s2। यहाँ पे अनपेयर्ड जो है वो 2 हैं, ठीक है। सिमिलरली वैनेडियम की बात करेंगे तो z इक्वल्स टू 23 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा Ar 4s2 3d3, यहाँ Ar 3d3 4s2, अनपेयर्ड इक्वल्स टू 3 है, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्रोमियम है, क्रोमियम में थोड़ा सा एक्सेप्शनल सा चीज़ होती है, z इक्वल्स टू 24 सॉरी, Ar मैं सीधे ये वाला लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे 3d4 4s2, लेकिन ये गलत होगा, इसका एक्चुअली में होता, इसको अगर लिखेंगे तो कैसे आएगा, 4s2 कैसे आएगा ऐसे, और 3d कैसे आएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर ऐसे आएगा नहीं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक गुंजाइश ये है कि ये पेयरिंग होने के बजाय अगर ऐसा हो जाए तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि सेम स्पिन के हैं, ठीक है। तो ऐसे जैसे इसमें देखो 5 हाफ फील्ड है ये, तो ऐसे ऑर्बिट सबशेल्स जो होते हैं, हाफ फील्ड सबशेल्स या फुली फील्ड सबशेल्स जो होते हैं वो दे आर मोर स्टेबल दैन दी अदर्स, ठीक है। उसका रीज़न हम बाद में देख लेंगे, बट दे आर मोर स्टेबल, गॉट इट। तो दे आर मोर स्टेबल, तो इंस्टेड ऑफ, सॉरी इसको ऐसे ही रहने दो, मैं इसको लिख लेता हूँ कि एक्चुअल में कैसा है। एक्चुअली में ये है 3d5 4s1, तो इसका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन विल बी
लाइक दिस, 1 2 3 4। ठीक है, तो आर बी क्लियर अबाउट दिस? ठीक है ना, क्लियर है? ये तुम्हें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, ये क्रोमियम का एक्सेप्शनल बिहेवियर है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें लाइन लिख लो, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड सबशेल्स आर मोर स्टेबल। ठीक है, अच्छा इसमें तुम देखोगे इस वाले में तो n यूपी इक्वस टू 4 आता, यहाँ पे यूपी इक्वस टू कितना आ रहा है 6। ठीक है, तुम लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ, अगर मैं म्यू की बात करूँ 6 × 8 48। ठीक है, अब कहाँ थे हम? क्रोमियम के बाद आ गया तुम्हारा मैंगनीज, Z इक्वल्स टू 25। ठीक है, AR 3D5 या उल्टा, हाँ 3D5 4S2। इसमें कुछ नहीं है, इसमें 2 इधर आएंगे 5 इधर आ जाएंगे। ठीक है, फेरस की बात करो तो Z इक्वल्स टू 26 आएगा, तो यहाँ पे अगेन AR 3D6 4S2 Fe Z इक्वल्स टू 27 AR 3D7 4S2 को नी AR 3D8 4S2 को नी Q। अब फिर यहाँ पे कॉपर में भी कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, यहाँ पे 3D10 भाई 9 आना यहाँ पे 9 आना चाहिए था और यहाँ 4S2 आना चाहिए था, तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दैट ये आता है। तो तुम अगर ध्यान से देखोगे तो इट विल बी लाइक दिस, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो आने चाहिए थे और 2 यहाँ आने चाहिए थे, तो एक यहाँ इधर आ जाता है। ठीक है, क्योंकि ये फुली फिल्ड है इस वजह से ये ज़्यादा स्टेबल है, इस वजह से इसमें एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन आता है। ठीक है, जिंक Cu हाँ सॉरी Zn इक्वल्स टू 30, ये 30 आ जाएगा तो ये AR आ जाएगा 3D10 4S। ठीक है, यहाँ पे भी तुम देख सकते हो इसके अनपेयर्ड 5 हैं, इसके अनपेयर्ड 4 हैं, इसके अनपेयर्ड 3 हैं, नहीं इसके अनपेयर्ड हाँ 3 है, इसके अनपेयर्ड 2 हैं, इसके अनपेयर्ड 1 है, इसका अनपेयर्ड 0। ठीक है, तो इस तरीके से तुम इसके बोर मैग्नेट्रॉन्स भी, मतलब उसका व्हाट डू यू कॉल दिस, द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, तुम उसका कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो क्लियर है? तो मैंने तुम्हें कल बोला था क्रोमियम और कॉपर के लिए इसके लिए एक लाइन छोड़ देना, जो भी तुमने लिखा हो उसके नीचे 1-2 लाइन जो छोड़ी थी उसमें ये लिख लेना। ठीक है, तो क्लियर इनफ? ठीक, और अगर तुमसे पूछा जाए कि कौन सा डी का थर्ड 3D में कौन सा कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ पे 3D4 एग्जिस्ट नहीं करता। देखो 1 2 3 है, फिर 5 है, फिर 5 है, 6 7 8 है और सीधे 10 और 10 है, तो 3D4 और 3D9 दे डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, 3 के उसमें इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं। गॉट इट? ओके, अब अगर तुम यहाँ पे देखो SP तो हो चुका था और S और D वो यहाँ पे हो गए, S और D। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस है, चाहे तो तुम उसके तरीके से याद कर लो तो तुम्हें चीज़ें थोड़ी थोड़ी याद रह जाएंगी। गॉट दिस? ओके, व्हाट एल्स इज़ देयर? अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं थोड़े थोड़े से क्यूट से। अच्छा, इसको मिटा रहा हूँ भाई मैं, है ना, नीचे का मिटाते हैं एटलीस्ट, ताकि हमारे पास स्पेस हो जाए काम करने के लिए। ठीक है, ओके, लेट्स से व्हाट डू वी हैव? ऑल क्वांटम नंबर्स फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ Na। अच्छा, लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ Na का क्वांटम नंबर, लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ Na ये रहा। ठीक है, ये कौन से शेल में है? अगर मैं इसका चारों के चारों क्वांटम नंबर्स लिखूं तो n इक्वल्स टू 3 है, पक्का है ना, n इक्वल्स टू 3 है। S का मतलब क्या हुआ? L इक्वल्स टू 0 हो गया।
अच्छा L इक्वल टू 0 मतलब M इक्वल टू 0। अब ये जो 1 है इलेक्ट्रॉन, इसका स्पिन प्लस हाफ भी हो सकता है, माइनस हाफ भी हो सकता है। मैं प्लस हाफ लिख रहा हूँ, किसी जगह पर अगर प्लस माइनस हाफ भी लिखा देखो तो भी चलेगा, ठीक है। प्लस माइनस हाफ में से कोई सा भी हो सकता है। गॉट दिस? अच्छा, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये? कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद S इक्वल्स टू प्लस हाफ। अच्छा, क्रोमियम के केस में कह रहा है Z इक्वल्स टू 24, ठीक है। अगर Z इक्वल्स टू 24 के लिए कह रहा है तो हम थोड़ा ये जगह साफ कर देते हैं। ठीक है, ये कह रहा है Z इक्वल्स टू 24 के लिए जिन जिन इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन प्लस हाफ है उनका नंबर बताओ, टोटल नंबर, ठीक है जी। अच्छा, तो इसमें दो केसेस आएंगे। कैसे? देखो, आर्गन की अगर हम बात करें तो आर्गन कंप्लीट है, उसमें जितने भी ऑर्बिटल्स या शेल्स सब शेल्स भरे हुए हैं, सब कंप्लीट भरे हुए हैं। तो उसमें से आधे हाफ प्लस हाफ वाले होंगे और आधे माइनस हाफ वाले। तो आर्गन का कितना होता है भाई? अच्छा, यहाँ तो मिटा दिया मैंने। आर्गन का 18 होता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से 9 जो है वो प्लस हाफ वाले हो गए और जो 9 है वो माइनस हाफ वाले हो गए, ठीक है। बाकी बचे ये। यहाँ पर देखो तो क्योंकि ये अप स्पिन वाले दिख रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि भाई ये हाफ प्लस हाफ है, लेकिन ज़रूरी नहीं है ये बात। ये प्लस हाफ भी हो सकता है, माइनस हाफ भी हो सकता है, ठीक है। तो प्लस हाफ अगर हुआ तो इसमें ऐड कर दो +6, और अगर माइनस हाफ हुए तो यहाँ +6 ऐड कर दो। तो कह सकते हैं कि हमारे इसके दो आंसर आ रहे हैं, ठीक है। प्लस हाफ में 15 भी हो सकते हैं और 9 भी हो सकते हैं। 9 होने का मतलब क्या हुआ कि ये जो 6 हैं इनका माइनस हाफ है, तो 9 तो मिनिमम है ही ना। तो या तो 9 हो सकता है या 15 हो सकता है ना। क्लियर होगी बात? अच्छा, अगर उसने कहा कि मैक्सिमम बता दो तो मैक्सिमम कहेगा तो ये, और अगर मिनिमम कहेगा तो ये। नहीं तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद दिस स्पिन विल लाई समवेयर इन बिटवीन, ठीक है, विल लाई समवेयर इन बिटवीन। 15 और 9 के बीच में लाई करेगा, मैक्सिमम 15 और मिनिमम 9, ठीक है जी। अच्छा, और कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट। अच्छा, अभी तुम्हें यहाँ पर हमने एटम्स का लिखा है कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं तुम्हें आयंस का कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाऊं तो वो कैसे लिखेंगे देखो, थोड़ा उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। यहीं पे कर लेते हैं इसको। देखो भाई, इसमें किस किस का है? क्रोमियम, फेरस, अच्छा, Fe की बात करते हैं। Fe का अगर हम लिखें तो क्या आता है भाई? 3d6 4s2। तो अगर इसको बनाएंगे तो क्या आएगा? ये 1 2 2 3 4 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मैंने बना लिया अपने आप से, क्योंकि 1 2 3 4 5 तो आता, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरता। हालांकि ये इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी भर सकते हो तुम, एक जगह पे, यहाँ नहीं तो यहाँ भर सकते हो, लेकिन क्योंकि फिर वही है कन्वेंशन भी नहीं, मतलब कन्वीनियंस की बात है, हम बस डिस्कशन के लिए ऐसे लिख देते हैं। क्लियर होगी ये बात पहली तो? ठीक है जी, ये तो पहला चीज़ हो गया, है ना। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए हैं, ठीक है। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए हैं, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए मतलब टोटल जितने इलेक्ट्रॉन थे उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, है ना। अच्छा, अभी 2 इलेक्ट्रॉन आउटर वाले ये हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इनमें से कम हो सकते हैं, ठीक। कहाँ पे होंगे? देखो, इसमें एक लाइन लिखो, द इलेक्ट्रॉन्स टेकन आउट टू फॉर्म आयंस, the electrons taken out from the atom to form ions the electrons taken out from the atom to form ions are always taken out from the outermost orbital, तो इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिटल क्या है? ये थोड़ी ना है, सॉरी ये थोड़ी ना है, ये है ना। मैंने क्या बताया था, इसीलिए तो हम अच्छा यहाँ उल्टा लिख दिया था क्या मैंने सबने? अच्छा, ये वाला देखो, ये सब बाहर वाले लिख रहे हैं ना, तो आउटर मोस्ट 4th शेल है, ठीक है, इसके ऑर्बिटल से ही निकलेगा। तो
तो 2 निकलेंगे तो ये हट जाएगा, इसमें 0 आ जाएंगे, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 4d6 एंड 4s 0, या इसको क्योंकि 0 है तो हम इसको हटा भी सकते हैं। क्लियर है? तो इसमें ये मामला इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ खाली रहेगा और इधर 1 2 3 4। ठीक, अगर मुझे बोलेगा कि इसमें अनपेयर्ड कितने हैं 4, इसका म्यू बोलेगा तो कितना आएगा 4 × 6 का √24 बोर मैग्नेट्रॉन, है ना? क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, तो सिंपल इनफ है, कुछ भी नहीं है ऐसा इसमें। गॉट इट? अच्छा, अगर मान लो मैं ऐसी Fe3+ के लिए बोल देता इसको, ठीक है, Fe3+ के लिए बोल देता तो डेफिनेटली 3d5 ही आता, लेकिन ये 3d5 कैसा आता? 3d5 कैसा आता? कहाँ से निकलता इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4, क्या ये वाला निकलता और इस तरीके से रह जाता क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अगर मैं इसको निकालता हूँ इंस्टेड ऑफ दिस तो हमारे पास हाफ फील्ड आ रहा है। क्लियर होगी बात? तो दिस विल बी द कॉन्फ़िगरेशन फॉर दिस। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं, और इसमें भी फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो सब तुम कैलकुलेट कर सकते हो, मैं लिख नहीं रहा हूँ। CO3+ की बात करते हैं, तो CO का कितना था पहले देखो, CO का कितना था, कहाँ गया CO? फेक को 27 था, 27 का मतलब हुआ 3d7 एंड 4s2। ठीक है, इसको लिखने का तरीका क्या आएगा 1 2, ठीक है जी, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 4s2 3d7। इसमें से हमें CO3+ का निकालना है, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो पहले तो यहीं से निकलेंगे आउटर से, तो ये दोनों गए, ये तो 0 हो गया जी। अच्छा, अब यहाँ से कहाँ जाएगा? इधर से भी निकाल सकते हैं, इधर से भी निकाल सकते हैं, बट वही मैं कह रहा हूँ जस्ट टू शो, तो इधर से इस वाले को निकाल देंगे, क्या आ जाएगा? ठीक है, एक सीक्वेंस बनाने के लिए बस हम ऐसा कर देते हैं, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुक्स में भी इस तरीके से ही इसीलिए दिया होता है। ठीक, क्लियर होगी बात? तो यहाँ पे 3D ये हो गया। इसमें अगर मैं अनपेयर्ड की बात करूँ तो अनपेयर्ड कितने आ गए 4, और इसका अनपेयर्ड इसमें भी 4 आ गए ना, इसमें भी 4 आ गए, ठीक है जी। तो इसका क्या हो जाएगा म्यू इक्वल्स टू अगेन 24 √24 बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है जी। इसी तरीके से मैं CR की बात करूँ, CR 3+ है, तो CR 3+ में CR का तो यहाँ लिखा ही हुआ है, तो CR तो ये है। अच्छा 3+ की अगर मैं बात करूँगा तो 3+ में क्या होगा 3d3 4s0, ठीक है, या 3d3 लिख लेते हैं इसका 3d6 आएगा, ये दोनों के दोनों के, ठीक है। तो अच्छा 3d3 का मतलब क्या हुआ, ये तो खाली है, और इस वाले में कितने हैं भाई 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 ऐसे करके टोटल 3 है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा म्यू इक्वल्स टू, सॉरी म्यू नहीं, अनपेयर्ड इक्वल्स टू 3, तो म्यू इज इक्वल्स टू √3 × 5 15, ठीक है जी। तो अगर मैं इनको अरेंज करना चाहूँ इन द दिस सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग उसमें लगा लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा किसका है, इसका, तो Fe2+ सिमिलर टू CO3+, इट इज़ ग्रेटर देन CR3+, एंड Fe का कितना है भाई, Fe3+ का तो 5 है, तो यहाँ पे तो गलती से मिस्टेक हो गया, सबसे ज़्यादा ये है Fe3+, ठीक है। तो 6 चौक 24, हाँ ये आ जाएगा तुम्हारा 5 7 5 35, सॉरी नॉट दिस, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू विल बी, इनके मैग्नेटिक मोमेंट के अनुसार मैंने इनको अरेंज किया है, देख लो चाहे, ठीक है ना। ओके, नाउ लेट्स टेक अ लुक एट सम अदर थिंग्स। अच्छा, अब एक बहुत ही मस्त चीज़ है, ये तुम्हें थोड़ी अभी याद तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक आइडिया लग जाना चाहिए, क्योंकि ये नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का करा रहा हूँ, इसीलिए इस पर इतना जोर दे रहा हूँ, इतना टाइम लगा रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में इसी पर पूरा का पूरा बेस्ड होने वाला है। इनफैक्ट पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक कह रहा हूँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है तुम्हारी,
वो इसी पे बेस्ड है, ठीक है। तो इसे अच्छे से देखना है भाई, गॉट दिस। देखो भाई, मैं तुम्हारे यहाँ पे पीरियोडिक टेबल बना रहा हूँ, जो तुमने शायद देखा भी होगा, तुम्हारी केमिस्ट्री की बुक में अभी भी होगा। ठीक है, बहुत ही आड़ा टेढ़ा सा बनेगा। ठीक है जी, अब बात करते हैं हम तुम्हारा पीरियोडिक टेबल जो होता है कुछ इस प्रकार के शेप का होता है, अगर तुमने थोड़ा थोड़ा ध्यान दिया हो तो, ठीक है। ये छोटा पतला मोटा हो सकता है भाई, ठीक है। जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है उसके बेसिस पे कुछ बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा ठीक। एक एक करके देखते हैं। ये तुम्हारा सबसे पहला है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन। इसका 1s1 होता है ना, ठीक है जी। अगर तुम देखो तो ये फर्स्ट शेल की बात हो रही है, ठीक है। ये फर्स्ट शेल की बात हो रही है। यहाँ पे अगर मैं लिखूँगा शेल होगा, इस लाइन पे यहाँ पे शेल लिखा होगा सब, ठीक है। तो ओके, 1s1 यहाँ पर क्या होता है, हीलियम। ये क्या हो जाएगा 1s2, ठीक है। तो पहले शेल में दो ही आ सकते हैं, तो दो दो एलिमेंट्स हो गए। दूसरा शेल यहाँ आ गया लिथियम, यहाँ आ गया 2s। ये मैं एंड का लिख रहा हूँ, मैं पूरा नहीं लिखूँगा यहाँ पे। जो लास्ट वाला सब शेल है उसके बारे में 2s1, यहाँ 2s2, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 2s2, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं थर्ड की बात करूँ, थर्ड शेल की बात करूँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे Na, Mg, ठीक है। सॉरी, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 3p, अच्छा यहाँ क्या आएगा 3s1, 3s2, यहाँ क्या आएगा 3p1, 3p2, 3p3, 3p4, 3p5, 3p6, क्लियर है। इसी तरीके से फोर्थ शेल की अगर मैं बात करूँ, यहाँ आएगा KCa, ठीक है। यहाँ आएगा 4s1, 4s2, इधर क्या जाएगा 3d1, यहाँ आ गया ये। जिस तरीके से मैं लिखता जा रहा हूँ ना जल्दी जल्दी, ये सारा तरीका तुमको भी याद रखना पड़ेगा। 3d2, 3d3, 3d5, 3d5, यहाँ पे भी ऐसे होगा। हालांकि मैं
कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने 3D5 लिख दिया, अदरवाइज़ मैं यूजुअली 3D4 लिखता हूँ, ठीक है। 3D6, 3D7, 3D8, 3D9, 9 भी नहीं, 10 लिखो इसको, एंड 3D10, ठीक है। तो क्लियर हुई ये बात। हालांकि मेरा मकसद ये नहीं है कि यहाँ पे एग्जैक्टली कौन सा एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन है, बट कुछ एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, इसलिए सब चीज़ें लिखवा रहा हूँ। ये लिखो, यहाँ पे 4P आएगा, 4P1, 4P2, 4P3, 4P5, 4P5, 4P6, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। यहाँ के मेरे को बहुत सारे याद नहीं होंगे अभी इस मोमेंट पे, हालांकि ये जितने भी याद हैं तुम्हें तो वैसे पूरा का पूरा याद रखना है। इसका सबका जो याद रखने का तरीका है मैं बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है, क्योंकि इसी पे बेस्ड है वो। इस पे ज़्यादा समय नहीं व्यर्थ करना चाह रहा हूँ, बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 5s1 आएगा, यहाँ 5s2 आएगा, ये 5th शेल हो गया, ये 6th शेल हो गया, 7th शेल हो गया। ये तुम्हारा कहाँ पे आता है, ये 6th और 7th में आता है इधर, ठीक है। और यहाँ पे आएगा 6s1, यहाँ पे 6s2 आएगा, यहाँ 7s1, यहाँ 7s2 आएगा, यहाँ पर 4p, ठीक है, 4p1, 4p2, 4p3, यहाँ पे आएगा 5p1, यहाँ 6p1, यहाँ 7p1। इस तरीके से तुम इसको भरते चले जाओगे। तुम ऐसे भरते चले जाओ। यहाँ पर क्या आएगा तुम्हारी 4D1, 4D2 ऐसे करके आएगा, 5D1 और यहाँ पे 6D1, ठीक है। क्लियर होगी ये बात। एक एक करके इसमें चीज़ें देखते हैं। सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें देखने वाली है वो ये है कि हम कहते थे ना पहले शेल में कितने आते थे, 2, दूसरे में 8। याद होगा तुमने जो पहले लिखा था 2, 8, 8, 18 करके लिखते थे ना, तो 2, 8, 8, 18, 18, 36 ऐसे करके लिखते थे। तो ये वही है, ये जो यहाँ मैं बोला ये दोनों के दोनों इसके बीच में है, यहाँ कहीं पे हैं, ठीक है। तो यहाँ कितने हो गए, 18 ही हो गए, 14 ही हो गए, ठीक है। 18 जो 2 14 कितने हुए, सॉरी 18 और 14 कितने हुए, 32। तो 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, नॉट 36, 36, 32, 32, ठीक है। क्लियर होगी बात। पहली चीज़ ये है ध्यान देने वाली। दूसरा कि ये देखो शेल्स हैं, हर शेल में कितने एलिमेंट्स है ये देख सकते हो, या कितने ऑर्बिटल्स है। जैसे इसमें 2 ऑर्बिटल ही आते हैं सिर्फ, सॉरी एक ही ऑर्बिटल आता है, तो 2 एटम्स आ गए, 2 अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस आ गए, ठीक है। और या फिर हम कह सकते हैं एक ही सबशेल है, यहाँ पर 2 सबशेल हैं, यहाँ पर 2 सबशेल हैं, ठीक है। इस तरीके से तुम देखते चले जाओगे, ये मिल जाएगा, ठीक। ये जो तुम्हारे हॉरिजॉन्टल, चलो इसको सबसे बाद में बताएंगे, पहले इसको देखते हैं। शेल्स हम बता चुके हैं, ओके, सब शेल्स तुम देख चुके हो। यहाँ पर भी ये 4F वाली सीरीज़ है और ये 5F वाली सीरीज़ है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इनको बोलते क्या हैं, ठीक। इसको बोलते हैं 3D सीरीज़, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है ना। देखो जो हॉरिजॉन्टल रोज़ होती हैं उनको हम कहते हैं पीरियड्स। हॉरिजॉन्टल रोज़ जो होती हैं हॉरिजॉन्टल, उनको पीरियड्स कहते हैं। और जो कॉलम्स होते हैं उनको हम ग्रुप्स कहते हैं। तो ग्रुप 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 3, 4, 5, या ऐसा करते हैं इनके ऊपर ही लिख देते, सो दैट यू आर नॉट कन्फ्यूज एट ऑल। यहाँ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, तो ये जो 1 से लेकर 18 तक लिखे ग्रुप्स हैं, ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, ध्यान रखना। मैं और सारे पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा अगले चैप्टर में। 18 ये पीरियड्स हो गए। ठीक है, पीरियड्स जो तुम्हारे हॉरिजॉन्टल होते हैं, ग्रुप्स जो तुम्हारे वर्टिकल होते हैं, वर्टिकल कॉलम्स। इसे कहते हैं 3D सीरीज़, क्योंकि 3D वाले भर रहे हैं। इसे कहते हैं हम 4D सीरीज़। तो इस वाले को क्या कहेंगे? 5D सीरीज़ कहेंगे। इस वाले को क्या कहेंगे? 6D सीरीज़ कहेंगे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? 4F सीरीज़, क्योंकि F वालों भर रहे हैं। इसको 5F सीरीज़ कहेंगे। ठीक है जी। अच्छा, ये अब इसमें मैं ऐसे कोई वो नहीं बताऊंगा कि इसको ऐसे कोई सीरीज़ है, लेकिन यहाँ से लेकर इस पर्टिकुलर पॉइंट से लेकर ये जो मैं पूरा ये बता रहा हूँ, इसको कहते हैं पी ब्लॉक। ठीक है, इसको कहते हैं, ये जो यहाँ से ये वाला पार्ट है। हालांकि हाइड्रोजन भी इसमें कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन करते नहीं हैं। ये क्या हो गया? एस ब्लॉक। दिख रहा होगा होपफुली। इस पूरे के पूरे को कहते हैं, ये जो है यहाँ से यहाँ तक, इसको कहते हैं डी ब्लॉक, और इसको एफ ब्लॉक कहते हैं, दोनों मिला के। ठीक है, इसको पूरा ये जो 14 यहाँ है, 14 यहाँ है, टोटल मिला के एफ ब्लॉक इसको कहते हैं। ठीक है, आई होप आई हैवंट फॉरगॉटन एनीथिंग। कूल, आई हैवंट। ठीक, अब एक चीज़ जो तुम्हारी उसमें थोड़ी बहुत उसका कहीं ना कहीं यूज़ आएगा, वो एक्सेप्शंस का है। ये तुम्हारे स्कूल में पूछा जा सकता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा, उसमें एक्सेप्शंस किन किन का आता है। ठीक है, तो एक एक तो हम देख चुके हैं। एक तो आता है क्रोमियम का। ठीक है, क्या उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ किस किस का आता है। ठीक है, क्रोमियम का आता है, फिर आता है निकल का, फिर मोलिब्डेनम का। ठीक है जी। अच्छा, फिर आता है रोडियम का, फिर पैलेडियम, और फिर आर्जेंटम विच इज़ सिल्वर। ठीक है, ये हो गए। ओके, नाउ देन इसमें आता है प्लैटिनम का, Au का। Au इज़ गोल्ड, गॉट इट। ये तुम्हारा लैंथनम हो गया, इसका आता है। ये तुम्हारा एक्टिनियम हो गया, ये आई एम नॉट श्योर विच वन इज़ दिस। ये सीरियम हो गया, इसका आता है, दिस इज़ सीरियम। ये लैंथनम हो गया, ये एक्टिनियम हो गया। फिर इस वाले का आता है, इस वाले का आता है, इस वाले का आता है। ठीक है, और ये गैडोलिनियम हो गया, और ये मेरे को याद नहीं है कौन सा है। एनीवे, पॉइंट इज़ कि ये और ये भी है। ठीक है, तो इन सब में तुम्हें याद रखने वाले जो हैं वो ये हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, आर्जेंटम हो गया, Au हो गया, और ये दोनों हो गए। इसके अलावा और किसी को याद भी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी ये याद होने चाहिए। ठीक है, तो इन सब के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस डिफरेंट होते हैं, नॉट अकॉर्डिंग टू व्हाट वी वुड एक्सपेक्ट देम टू बी। ठीक है, तो सिंपल इनफ, नथिंग एल्स, आई मीन नथिंग टू रियली वरी अबाउट, है ना। अच्छा जी, अब एक लास्ट चीज़ है इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, फिर हम नोड्स की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में हमने देखा कि जो हाफ फिल्ड है और जो फुली फिल्ड हैं वो दे आर मोर स्टेबल। अभी मैंने एक बताया था ना कि हाफ फिल्ड सब शेल्स और फुली फिल्ड सब शेल्स जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, है ना। तो वो क्यों होते हैं वो देखो। पहला, दो रीज़न है इसके। एक तो सिमेट्री है, इस सिमेट्री का क्या लेना देना है देखो भाई। सिमेट्री में अगर मैं लिखता हूँ तुम्हारा 3D5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ऐसा अगर मान लो हाफ फील्ड है, ठीक है, तो तुम इसमें देखो सिमेट्री है पूरी की पूरी, गॉट इट। इसमें पूरी की पूरी सिमेट्री है। तो ये सिमेट्री इन जनरल हम कहते हैं कि भाई अगर कोई चीज़ सिमेट्रिकल होती है तो ज़्यादा स्टेबल होती है, ठीक है ना। इसमें यहाँ पे देखो तुम सारे के सारे एक ही स्पिन के हैं, सारे के सारे, चाहे तुम प्लस हाफ लो, माइनस हाफ लो, अप स्पिन लो स्पिन लो, काउंटर क्लॉकवाइज लो, क्लॉकवाइज लो, कोई सा भी लो, एक ही स्पिन के होंगे। या तो पाँचों के पाँचों ऐसे होंगे या पाँचों के पाँचों उल्टे होंगे, चमगादड़ की तरह लटके हुए ऊपर से, ठीक है। लेकिन पाँचों सेम होंगे, और अगर सेम है तो उसकी वजह से स्पिन ज़्यादा होगा,
है कि नहीं, स्पिन ज़्यादा होगा, और हम कल देख चुके हैं कि स्पिन ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। हुंस रूल जो है वो वही बात कहता है, ठीक है जी। पहली चीज़ ये हो गई, ठीक। दूसरा क्या है कि अगर डिफरेंट ओरिएंटेशंस में होंगे, अगर डिफरेंट ओरिएंटेशंस में होंगे तो इनके बीच में रिपल्शन कम होगा, इनके बीच में रिपल्शन कम होगा। भाई अगर देखो लेट्स से ये DXY है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है और एक दूसरा DYZ है, दूसरा इलेक्ट्रॉन उसमें, तो इसके और उस इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होगा। तो क्योंकि इसका और उसका रिपल्शन होना तय है, डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना रिपल्शन कम होगा, ठीक है। तो रिपल्शन भी कम होता है, इस वजह से ये स्टेबल हो जाता है, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है इसमें कि देखो, जब हम अलग अलग ऑर्बिटल्स में भर रहे हैं तो न्यूक्लियस के अराउंड अलग अलग डायरेक्शंस में वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, कुछ अलग अलग डायरेक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। अब क्योंकि ये एक साथ नहीं है तो ये एक झुंड नहीं बना पाएंगे। अगर ये झुंड बना पाते तो इसके पीछे, जैसे मान लो यहाँ पे पाँचों के पाँचों होते, इसके पीछे जो इलेक्ट्रॉन होता उसको काफ़ी अच्छे से रिपेल करते, तो ये न्यूक्लियस का जो पुल होता है इसको ये बहुत कम महसूस होता। दोबारा से बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पर झुंड बना होता तो न्यूक्लियस का पुल इस वाले इलेक्ट्रॉन को कम, ये छठवां इलेक्ट्रॉन है, इन 5 से अलग कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बाहर के शेल का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है जी। तो अगर ये एक साथ कहीं पे होते झुंड बना के, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस का पुल जो होता है वो कम महसूस होता। क्यों? क्योंकि ये तो पुल उतना ही दे रहा है, लेकिन यहाँ पर रिपल्शन बढ़ गया होता। अगर रिपल्शन बढ़ गया तो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसकी तरफ कम हो जाएगा, है ना। तो इस वजह से क्या होता है, अगर ऐसा होता तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी लूजली बाउंडेड होते न्यूक्लियस के साथ। अगर ऐसा होता तो इलेक्ट्रॉन काफ़ी लूजली बाउंडेड होते न्यूक्लियस के साथ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कैसे हैं? बिल्कुल अलग अलग। तो तुम देखोगे जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी काफ़ी टाइटली पुल्ड अप होते हैं इलेक्ट्रॉन्स पे, ठीक है ना। तो ये जो यहाँ पर अलग अलग छितरे हुए हैं, रखे हुए हैं अलग अलग, इसको हम कहते हैं पुअर शील्डिंग इफेक्ट। इसको शील्ड नहीं कर पाया ना ये न्यूक्लियस के पुल से, ये इलेक्ट्रॉन्स इसको शील्ड नहीं कर पाए ना, इस, है ना, कैप्टन अमेरिका की शील्ड वैसी वाली, वो शील्ड की बात करो, शील्ड नहीं कर पाए ना इसको न्यूक्लियस के पुल से, तो हम कहेंगे इनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पुल्ड अप है इसकी तरफ, और जितना ज़्यादा खिंचा हुआ होगा उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, उस इलेक्ट्रॉन को वहाँ से निकालना उतना ज़्यादा मुश्किल होगा, है कि नहीं। तो ये तो तुम्हारा सिमेट्री वाला पार्ट हो गया। दूसरा, देयर इज समथिंग कॉल्ड एक्सचेंज एनर्जी। भाई जब दो इलेक्ट्रॉन्स सेम स्पिन में होते हैं, दो सिमिलर एनर्जी वाले ऑर्बिटल, ये सिमिलर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स हैं, डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। अच्छा, इनके उसमें ये मान लो ये 3 नहीं है अभी, ये 2 हैं, तो दीज टू कैन एक्सचेंज देयर प्लेसेस, ठीक है, ये दोनों एक्सचेंज कर सकते हैं प्लेस। तो ये जो एक्सचेंज करते हैं, इस एक्सचेंज से भी, इस एक्सचेंज में कुछ एनर्जी लूज होती है जिसको हम कहते हैं एक्सचेंज एनर्जी। इस एक्सचेंज में कुछ एनर्जी लूज होती है जिसे हम कहते हैं एक्सचेंज एनर्जी, और इस एक्सचेंज एनर्जी की वजह से जो टोटल एनर्जी है वो घट जाती है, ठीक। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ ऐसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही ज़्यादा एक्सचेंजेस पॉसिबल हैं, और जितने ज़्यादा एक्सचेंजेस होंगे उतनी ही ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी, या उतनी ज़्यादा एनर्जी लूज़ हो जाएगी एज एक्सचेंज एनर्जी, हाँ है ना। और अगर जितनी ज़्यादा एनर्जी लूज़ होगी उतना ही ज़्यादा, जितनी ज़्यादा एनर्जी लूज़ होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उतना ही ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो लिखो, completely filled and half filled subshells, completely filled and half filled subshells are stable because first due to symmetry, due to symmetrical, because due to मतलब because symmetrical distribution of electrons, because first symmetrical distribution of electrons, ठीक है। इसमें लिखो symmetry is associated with stability, symmetry is associated with stability and
half filled and fully filled subshells and half filled and fully filled subshells show symmetry, hence the electrons distributed या electronic configuration distributed in them is more stable, ठीक है। दूसरी चीज़ लिखो, since they are in, इसी चीज़ में नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, since they are in different orbitals which are oriented in different directions, the repulsion between them is least, the repulsion between the electrons is least। इस वजह से भी इसमें एनर्जी कम होती है, या इस वजह से भी ये स्टेबल होता है। तीसरी चीज़ लिखना इसी पॉइंट पे, तीसरी चीज़ लिखना कि since the electrons are distributed around the nucleus, their shielding effect is poor, ठीक है। इनका poor shielding effect होता है, got this? Their shielding effect is poor, ठीक है। तो hence nucleus is able to, hence the pull of the nucleus is strong on the outer electrons, which provides these electrons stability। भाई जितना ज़्यादा पुल्ड अप होंगे उतना मुश्किल होगा उनको निकालना वहाँ से, है ना, तो स्टेबल रहेंगे अपनी जगह पे। तो ये पहला पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट इज एक्सचेंज एनर्जी, बिकॉज ऑफ एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है। तो लिखो when two or more electrons with the same spin are present in degenerate orbitals, they tend to exchange their positions, and energy is released due to such an exchange, ये इस exchange की वजह से energy release होती है, ठीक है ना। This released energy is called exchange energy, and the loss of this energy provides stability to the subshell या the atom, ठीक है। in half filled and fully filled subshells, number of electrons having same spin is maximum। यहाँ पे 5 है ना, at max 5 ही तो हो सकते हैं same spin वाले। the number of electrons having same spin is maximum, hence exchange energy is maximum, hence stability is maximum, done and dusted। now let's talk about one of the important things, which is nodes and nodal planes। ये हेडिंग डालो, nodes and nodal plane। नोड क्या होता है भाई, मैं बता चुका हूँ। नोड वो जगह होती है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो होगी वो 0 होगी, ठीक है। हालांकि ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि कुछ स्पेसिस होते हैं ऐसे जहाँ पे ये 0 होता है, ठीक है। तो ठीक है,
तो लिखो नोड्स एंड नोडल प्लेन, हेडिंग डाल लेना और उसमें लिखना नोड। नोड क्या होता है? नोड इज, लिखो दैट रीजन और स्पेस, दैट रीजन और स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस where the probability density, where the probability of finding an electron is zero, is nil, ठीक है। तो या where there is no probability of finding an electron, तो मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? नोड की तुम डेफिनेशन लिख चुके हो, मैं दोबारा नहीं बोल रहा हूँ। साई मॉड का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो साई मॉड का स्क्वायर 0 होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुम्हें ये पहले भी बता चुका हूँ। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो इसमें तुम देखोगे ये मान लो x एक्सिस था, ये y एक्सिस था और यहाँ पर z एक्सिस है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? px, ठीक। इसमें अगर तुम देखो ये जो y डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन में क्या है? साई स्क्वायर 0 है। इस z डायरेक्शन में क्या है? साई स्क्वायर 0 है, ठीक है। इसी तरीके से अगर तुम x, y और z की बात करो, हालांकि मैं थोड़ा गलत बना रहा हूँ, मैं आई थिंक आई शुड मेक इट लाइक दिस, ठीक है। तो अगर ये y एक्सिस की तरफ है तो इसमें मैं कहूँगा ये py है। इसमें जो x डायरेक्शन है वहाँ पर उसमें इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 है। मतलब इसमें इस तरफ साई x ऐसे करके लिख लेते हैं, इसको साई y स्क्वायर कर लो, इसको साई z स्क्वायर कर लो। इसमें मॉड साई, ठीक है, ये भी इक्वल टू 0 होगा, ये भी इक्वल टू 0 होगा। इस तरीके से तुम z का भी बना सकते हो, ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। इनफैक्ट चलो यार बना ही देते मैंने, वी आर एट इट, ठीक है। ये y है, ये x है और एक ये z है, ठीक है। यहाँ पर अगर तुम देखो तो ये pz कहलाएगा, यहाँ पर साई स्क्वायर x इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पर साई स्क्वायर साई मॉड का स्क्वायर y इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। अलॉन्ग द y एक्सिस लिखना चाह रहा हूँ, दैट्स व्हाट आई एम, ये जो मैं लिख रहा हूँ हालांकि इस तरीके से लिखना एग्जैक्टली करेक्ट नहीं है, लेकिन जस्ट टू शो यू कि y डायरेक्शन की बात हो रही है और x डायरेक्शन की बात हो रही है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिटिल अबाउट नोडल प्लेन्स। नोडल प्लेन्स कौन से हुए? नोडल प्लेन हुए तुम्हारे NP। नोडल प्लेन को वो वाले प्लेन्स जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 है। तो लिखो प्लेन्स वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0। वो प्लेन जिसमें इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 है, ठीक है। अगर मैं S की बात करूं तो S हमेशा एक स्फीयर होता है। तो यहाँ पे क्या कभी ऐसा कोई प्लेन मिल सकता है या कोई डायरेक्शन मिल सकता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 हो? नेवर गॉट दिस। यहाँ पर लेकिन देखो, अगर तुम्हें x के अराउंड उसे रखा है, लेट्स से कि ये x है, तो ये जो YZ प्लेन है, ठीक है ना, ये जो YZ प्लेन है, ठीक है, ये जो YZ प्लेन है, दिस प्लेन ऐसे समझो इसको, या इसको, ये YZ प्लेन हो गया तुम्हारा, ठीक है। और x एक्सिस कैसा है? x एक्सिस इज लाइक दिस। तो ये दो लोब्स हो गए, ठीक है, ये x एक्सिस के लोब्स हो गए जो मेरे दोनों हाथ हैं, और ये तुम्हारा प्लेन हो गया YZ प्लेन। तो इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 है, ठीक। इसलिए हम कहेंगे कि नोडल प्लेन इन दिस केस NP इज YZ प्लेन, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिख चुके हो तुम। अच्छा, अगर PY है तो यहाँ पे प्लेन क्या हो गया? XZ प्लेन, और यहाँ पे और Z हो गया तो XY प्लेन, ठीक है। तो आर वी क्लियर? ठीक है जी। लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ नोड्स। अब टाइप्स ऑफ नोड्स होते हैं दो प्रकार के, एक होता है रेडियल नोड और एक होता है एंगुलर नोड।
ठीक है, तो लिखो इसमें रेडियल नोड्स, रेडियल नोड्स, नोड्स विच आर स्फेरिकल इन शेप, नोड्स विच आर स्फेरिकल इन शेप। ठीक है, तो ये आर एन हमेशा इक्वल होगा n माइनस एल माइनस 1 के। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अभी तो मैं नहीं दे रहा हूँ, कल हम इसको डिस्कस करेंगे, ऑलरेडी अपना टाइम आज का हो चुका है। इसमें लिखो एंगुलर नोड्स के लिए, एंगुलर नोड्स विच आर एंगुलर इन शेप, लिखो नहीं, एंगुलर इन नेचर नॉट शेप, विच आर एंगुलर इन नेचर। ठीक है, एंड दे आर ऑलवेज अलोंग, एंड दे आर ऑलवेज अलोंग अ लाइन और अ प्लेन, दे आर ऑलवेज अलोंग अ लाइन और अ प्लेन। तो अगर मान लो इसमें ये जो एक्स जेड प्लेन का नोडल प्लेन है वो तुम्हारे एंगुलर नोड में काउंट होगा। ठीक है, तो हमेशा ही ध्यान रखना कि एंगुलर नोड्स आर ऑलवेज इक्वल टू एल, और जो एन पी होते हैं दैट दे आर ऑल्सो इक्वल टू एल। ठीक है जी, तो टोटल नोड्स जो होते हैं ये भी इसी के जैसा है, मतलब ऐसा नहीं कि ये कोई अलग टाइप के नोड्स हैं, ये हमने उनके पॉइंट्स या स्पेस और प्लेन्स के बेसिस पे उसको वो करा, और ये शेप्स के बेसिस पे इसको डिफ्रेंशिएट किया। तो कभी भी अगर टोटल नोड्स की वो बात करेगा तो टोटल नोड्स विल बी इक्वल टू ए एन प्लस आर एन। ठीक है, क्या आएगा, एल प्लस एन माइनस एल माइनस 1 इक्वल्स टू एन माइनस 1। हमेशा टोटल नोड्स इसके इक्वल होंगे। इस पर क्वेश्चन आए हैं जेई में भी, तुम्हारे स्कूल में भी आएंगे। ठीक है, तो लिखो इसमें, लिख लो इसमें टोटल नोड्स विल बी, ठीक है, लिखना क्या है तो सामने सामने लिखा हुआ है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं एंड आई थिंक वी विल से टाटा एंड बाय बाय फॉर टुडे। ठीक, तो यहाँ पर हम रेडियल नोड, एंगुलर नोड, टोटल नोड एंड नोडल प्लेन्स, ठीक है, इन सब की बात करेंगे। तो जो मैं बोल रहा हूँ उनको देखो, यहाँ पर ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, अगर मैं 1s ऑर्बिटल की बात करता हूँ, ठीक है, 1s ऑर्बिटल की बात करता हूँ, 1s में n कितना हुआ, 1, s मतलब l इक्वल्स टू 0, तो n 1 माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1, ये कितना आ गया, 0। l कितना है यहाँ पे, 0। टोटल कितने हो गए, 0। ये कितना हो गया, np, क्योंकि ये भी l के इक्वल हो तो ये 0 आ गया। ठीक है, 2s की बात कर लेते हैं, n कितना है यहाँ पे, 2 माइनस l 0 माइनस 1 इक्वल्स टू 1। an फिर से 0 होगा क्योंकि ये l के लिए है, np भी l के इक्वल होता है तो ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है जी, अच्छा अब बात करते हैं 2p की। 2p में क्या है, n माइनस एल माइनस 1, सीधे फॉर्मूला लगाने और कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। n इक्वल्स टू 2 है, p इक्वल्स टू 1, ये माइनस 1 और ये माइनस 1, मतलब l इक्वल्स टू 1 आया है, ये 1 आया तो ये भी 1 है, ये इक्वल टू 0 हो गया। देखो तो ये 1 आ चुका है, ये 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, और ये भी l के इक्वल है तो ये भी 1 होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम 1s 2s 2p हो गया, 3s की बात कर लेते हैं। 3s में क्या है, 3 माइनस s के मतलब l की वैल्यू 0 माइनस 1, ये इक्वल्स टू 2 आ गया, तो यहाँ पे ये तो 0 आ गया, ये 0 प्लस 2 2 आ गया, और ये 0 आ गया। ठीक है, अच्छा और 3d की बात करते हैं। 3d, 3 तो n हो गया, d का मतलब 2 हो गया, और ये 1 इक्वल्स टू 0 आ चुका है। ठीक है जी, और ये 0 आ चुका है, और d के लिए l की वैल्यू थी 2, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, 0 प्लस 2 ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, 3d। अच्छा अब बात करते हैं 4f की। 4f में क्या है, ये 4 है और ये माइनस 3 है और ये माइनस 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये भी 3 रहेगा और ये भी 3 होगा, क्योंकि 3 प्लस 0 3 होता है। ठीक है, अच्छा और एक और है, बस कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, और लेट्स टॉक अबाउट दिस। इसमें क्या है, 4 नहीं है, ये 6 है। अच्छा p का मतलब क्या हुआ, 1, और ये 1 कितना हो गया, 4, ये कितना हो गया, 1 4 5 4 1 5, और ये 1 हो गया। ठीक है, तो अगर तुम ध्यान से देखो तो एंगुलर नोड्स बिल्कुल भी नहीं होते,
एस में, इसमें देयर आर नो एंगुलर नोड्स एवर। क्यों? क्योंकि वो स्फेरिकल होता है, मैंने अभी पहले भी बोला था स्फेरिकल होता है, इस वजह से उसमें एंगुलर नोड्स नहीं होते हैं, ठीक है। और अगर तुम देखोगे जो भी जैसे डी कैसा है, डी इज़ दी 3D इज़ दी फर्स्ट इन द डी सीरीज़, डी सीरीज़ का फर्स्ट होता है डी, इसमें 0 है, देखो रेडियल नोड। ये F फोर्थ वाले मतलब 4F F सीरीज़ का फर्स्ट होता है, इसमें भी 0 है। इसमें देखो 2 है, 2P है, ठीक है, 2P P सीरीज़ का फर्स्ट होता है, फर्स्ट सबशेल हुआ ना ये P सीरीज़ का, ये D सीरीज़ का फर्स्ट सबशेल हुआ, ये F सीरीज़ का फर्स्ट सबशेल हुआ। तो हमेशा फर्स्ट सबशेल में 0 रेडियल नोड्स होंगे, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। चलो फिर बाय बाय, टेक केयर।